नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो बहुत ही जटिल, संवेदनशील और अक्सर गलत समझी जाती है। मणिपुर का आदिवासी संघर्ष। हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधे हमारे विश्वस्त स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए इस संघर्ष की परतों को एक एक करके खोलना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस भू राजनीतिक पहेली को निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस घने इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, मणिपुर का भूगोल। दूसरा, रियासत से ब्रिटिश शासन तक का सफर। तीसरा, एकीकरण और भूमि सुधार। चौथा, उग्रवाद का उदय। और पांचवां, आधुनिक तनाव और जनसांख्यिकी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मणिपुर का भूगोल। सच कहूं तो भौगोलिक विभाजन को समझे बिना हम इस मुद्दे में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये किसी पजल के सबसे जरूरी टुकड़े जैसा है। सोचिए, एक तरफ इम्फाल घाटी है जो पूरे राज्य का सिर्फ 10% मैदानी हिस्सा है और यहीं बहुसंख्यक मैतेई समुदाय रहता है, और दूसरी तरफ बाकी बचा 90% हिस्सा विशाल पहाड़ी क्षेत्र है जो म्यांमार की सीमाओं से लगता है, जहां कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। जमीन की इसी भारी बंटवारे में ही दरअसल इस पूरे विवाद के बीच छिपे हुए हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, रियासत से लेकर ब्रिटिश शासन तक का सफर। आइए देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। साल 1709 में, जिसे आज हम मणिपुर कहते हैं, वो कांगलेई पाक कहलाता था और मेतई राजा पमहीबा वहां शासन करते थे। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और राज्य का नाम बदलकर मणिपुर कर दिया। लेकिन असली ट्रेजेडी आती है 1819 में। बर्मा ने मणिपुर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इस खौफनाक दौर को 7 years ऑफ डेविस्टेशन यानी 7 साल की तबाही कहा जाता है। इतनी भारी मारकाट मची कि लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी राज्यों में भागने लगे। फिर 1826 में ब्रिटिश सेना ने दखल दिया और बर्मी सेना को वहां से खदेड़ दिया। ब्रिटिशर्स ने मदद तो की, लेकिन देखिए, अंग्रेज कभी कुछ फ्री में नहीं करते थे, है ना। राजा को गद्दी पर बैठे रहने दिया, लेकिन असल कंट्रोल उन्हीं का था। और यहीं उनकी सबसे खतरनाक नीति सामने आई। मैदानी इलाकों पर सीधा नियंत्रण और पहाड़ियों में कोई हस्तक्षेप नहीं। उनके लिए मैदानों से पैसा कमाना और सेना रखना आसान था, जबकि पहाड़ बहुत मुश्किल थे। इसलिए प्रशासन के लिए उन्होंने पहाड़ों और मैदानों को कृत्रिम रूप से अलग कर दिया। और जानते हैं, यही नीति आज के इस तनाव की एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। इसी ब्रिटिश दौर में इन समूहों की पहचान कुछ इस तरह से पक्की हुई। मैतेई समुदाय जो हमलों के दौरान भाग गए थे, वो मूल रूप से घाटी से ही जुड़े थे। पहाड़ों में रहने वाली जनजातियों को अंग्रेजों ने पहली बार कुकी नाम दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यांमार में उन्हें चिन कहा जाता था। और अन्य पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियां जो अपने खास कुंडल पहनने के लिए जानी जाती थीं, उन्हें नागा का नाम मिला। दिलचस्प बात यह है कि आज इन तीनों ही समुदायों की आबादी सिर्फ मणिपुर में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैली हुई है। इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अंग्रेज चाहते थे कि कुकीज उनके लिए युद्ध लड़ें, लेकिन कुकीज ने सीधे मना कर दिया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया, जिसे एंग्लो कुकी वॉर कहा जाता है। अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि कुकीज को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना। और यही वो समय था जब कुकीज ने बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म अपना लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एकीकरण और भूमि सुधार। आजादी के समय मणिपुर का भारत में मिलना सच कहूं तो काफी विवादित रहा। 1947 में राजा बोध चंद्र सिंह ने अपना संविधान तो बना लिया था, लेकिन 1949 में जब राजा शिलोंग आए तो भारत सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया। उन्हें तभी छोड़ा गया जब उन्होंने विलय पत्र यानी मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। मैतेई समुदाय का दावा है कि इसी समय उनका आदिवासी दर्जा उनसे छीन लिया गया। इसके बाद कई बदलावों से गुजरते हुए आखिरकार 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? आजाद भारत ने भी अंग्रेजों के उस बंटवारे को एक नए रूप में जारी रखा। 1960 के इस भूमि सुधार अधिनियम को देखिए। घाटी में रहने वाले मैतेई पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां यानी कुकी और नागा पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। इम्फाल घाटी में भी जमीन के अधिकारों में ये जो भारी अंतर है ना, वो आज की असुरक्षा की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला 1965 में लोकर समिति द्वारा लिया गया। इन्होंने तय किया कि भारत में किसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी माना जाएगा।
उन्होंने ये 5 पैमाने रखे: प्राचीनता, विशिष्टता, अलगाव, निवास स्थान और पिछड़ापन। इन पैमानों के आधार पर कुकी और नागा समुदायों को तो एसटी का दर्जा मिल गया, लेकिन मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया, एसटी में नहीं। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, उग्रवाद का उदय। इन अलग अलग मांगों को ध्यान से देखिए। नागा गुट ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं, जिसमें मणिपुर, असम और म्यांमार के नागा बहुल इलाके शामिल हों। दूसरी तरफ कुकी गुट अपने लिए भारत के भीतर ही एक स्वायत्त कुकीलैंड राज्य चाहते हैं। और इन सबके बीच मैती समुदाय की बस एक मांग है, मणिपुर राज्य की अखंडता को बनाए रखना, ताकि राज्य का और विभाजन न हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, इसके बहुत ही दुखद वास्तविक परिणाम हुए हैं। 115 ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। जब नागा और कुकी समुदायों के क्षेत्रीय दावे एक दूसरे पर ओवरलैप हुए तो 13 सितंबर 1993 को भयंकर हिंसा भड़की। इस एक दिन में नागा उग्रवादियों के हमले में 115 कुकी नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुकी समुदाय आज भी इस दिन को ब्लैक डे के रूप में याद करता है। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा इस पे गौर कीजिए। जब एक समूह की मांग पूरी करना स्वाभाविक रूप से दूसरे समूह के लिए खतरा बन जाए, जब हर क्षेत्रीय दावा एक दूसरे से ओवरलैप करता हो, तो आखिर एक स्थायी समाधान निकाला कैसे जाए? ये कोई आसान पहेली नहीं है। इस हिंसा को अस्थायी रूप से रोकने के लिए 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी सो लाया गया। ये सरकार और कुकी विद्रोही गुटों के बीच एक अग्रीमेंट था। इसके तहत 25 गुटों के 2000 से ज्यादा लोगों को विशेष कैंपों में रखा गया। उनके हथियारों को डबल लॉक कर दिया गया, एक चाबी सेना के पास और दूसरी गुट के नेता के पास। लेकिन ये बड़ा ही अजीब सेटअप है। इस समझौते को हर साल बस आगे बढ़ाया जा रहा है और कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, आधुनिक तनाव और जनसांख्यिकी। आज के अविश्वास की जड़ें कहाँ हैं? ये आपको इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 24.66% है। इसके मुकाबले मणिपुर की कुल विकास दर 32% से ज्यादा है। सरकार और मैतेई समुदाय का कहना है कि यह असामान्य आंकड़ा म्यांमार से हो रही अवैध घुसपैठ को दिखाता है। और सच मानिए, इन्हीं आंकड़ों ने जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज के डर को हवा दी है। ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय दावों को लेकर भी बहुत तनाव है। मैतेई समुदाय का दावा है कि साल 1901 में वे कुल आबादी का 60% थे, जो 2022 में घटकर मात्र 49% रह गए हैं। वहीं यह भी दावा किया जाता है कि 1901 में कुकी कुल आबादी का सिर्फ 1% थे। अब आप खुद सोचिए, ये आंकड़े समुदायों के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की कितनी गहरी असुरक्षा को जन्म देते हैं। इन सभी परतों को एक एक करके खोलने के बाद हम एक ऐसे गहरे सवाल पर आके खड़े होते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक ऐसे क्षेत्र में साझा भविष्य बनाया जा सकता है जहां भूगोल आपस में बांटता हो, इतिहास एक दूसरे से टकराता हो और जनसांख्यिकी ही सर्वाइवल तय करती हो? इस एक्सप्लेनर का मकसद आपको इस मुद्दे की गहराई से रूबरू कराना था। उम्मीद है इससे आपको एक निष्पक्ष नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही जटिल विषयों के बारे में अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रहें।